तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लाइव। में हूं आपके साथ अरुण शर्मा। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत दिनों दिन किस तरीके से परवान चढ़ रही है और लगातार राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं। 72 घंटे में 8 बीजेपी विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। 9 घंटे की एवरेज के साथ लगातार इस्तीफे हो रहे हैं और ये क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, ये अभी तक स्पष्ट हो नहीं पा रही। लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं वो ये कि ये कहा जा रहा था कि बीजेपी मौजूदा विधायकों के कुछ विधायकों के टिकट काट सकती है और शुरुआत में नंबर आया कि 70 से ज्यादा मौजूदा विधायकों के टिकट कटेंगे परफॉर्मेंस के आधार पर और उनमें से कुछ विधायक जो हैं वो पहले ही छोड़कर निकल रहे हैं। और यह भी कहा जाने लगा विधायकों की तरफ से भी, और जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य खुद भी थे, ये कहा कि सरकार जो है वो गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, छोटे कामगारों के लिए कुछ काम नहीं कर रही है, इसलिए हम छोड़कर आ रहे हैं। तो इस तरीके से बात की गई। तो उधर दारा सिंह भी जो मंत्री रहे, वन मंत्री, वो भी छोड़ करके निकल लिए। उन्होंने भी कुछ इसी तरीके की बात कही, बाकी सब विधायकों ने इसी तरीके की बात कही। तो इससे कहीं ना कहीं ये माना गया कि वाकई सरकार के प्रति जो है वो माहौल ठीक नहीं बन पा रहा है। लेकिन ये परिस्थितियां क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से और खासतौर पर बीजेपी की राजनीति के लिहाज से नकारात्मक पहलू हैं और दूसरे राजनीतिक दलों के लिए कुछ सकारात्मक, कुछ पॉजिटिव इसमें है, यह जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया जी जुड़ गए हैं, बाकी के मेहमान तब तक जुड़े, हम उनसे बात करेंगे। संजीव जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति आज के समय में पिछले 72 घंटे में अगर देखें तो हर 9 घंटे के एवरेज के हिसाब से एक विधायक इस्तीफा दे रहा है, 8 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं, 2 मंत्री जिसमें हैं। तो ये बीजेपी के लिए नकारात्मक पहलू सामने आता है या फिर समाजवादी पार्टी के लिए सकारात्मक पहलू बनता है? दोनों में से कौन सी चीज हावी दिखाई देती है मौजूदा परिस्थितियों में? बिल्कुल अरुण, देखिए, धन्यवाद। 72 घंटे की भगदड़ से भाजपा आलाकमान परेशान है और मंत्रियों की हैट्रिक लग चुकी है। दारा सिंह चौहान, स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी, 3 योगी कैबिनेट के मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं और चौथे कैबिनेट मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा अपना सरकारी आवास अभी खाली कर रहे हैं। वर्तमान में जब हम और आप डिबेट कर रहे हैं उस समय मुकुट बिहारी वर्मा अपना सरकारी आवास राजधानी लखनऊ में, मुख्यमंत्री आवास से उनके आवास की दूरी बमुश्किल 3 किलोमीटर है जी, और वो अपने सरकारी आवास को खाली कर रहे हैं। अब तक 14 विधायक ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को टाटा बाय बाय कह चुके हैं। यानी कि 2017 में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की एक लंबी फेहरिस्त थी, वही फेहरिस्त आज समाजवादी पार्टी की ओर मुड़ गई है। अभी ताजा खबर यह है कि चंद्रशेखर रावण, जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी आज शाम को समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंचेंगे और वो समाजवादी पार्टी के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने का काम करेंगे। इसी पर आज बात करेंगे। लेकिन अरुण, सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने उन मंत्रियों को, जिन्होंने पूरे 5 साल मंत्रिमंडल का हिस्सा रहने के बावजूद उन्हीं की सरकार पर सवाल उठाए हैं, और सबसे बड़ा औजार जिन मंत्रियों ने अभी छोड़ा है, आप एक समानता इनमें देखिए अरुण। धर्म सिंह सैनी पिछड़े समाज से आते हैं, दारा सिंह चौहान, मुनिया चौहान है, पूर्वांचल में बड़े नेता माने जाते हैं, वो भी पिछड़े समाज से आते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य वो भी पिछड़े समाज से आते हैं, और तीनों मंत्रियों ने जो इस्तीफा दिया है उसमें जो इनकी लैंग्वेज है इस्तीफा देते समय, वो सिर्फ यही है कि 5 साल पिछड़ों की उपेक्षा की गई। और यही आरोप अखिलेश यादव लगातार पूरे 5 साल योगी सरकार पर लगाते रहे कि इसमें 2017 का जब चुनाव 50% जो उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उन्होंने योगी सरकार को उत्तर प्रदेश की सत्ता पर बिठाया था और पूरे 5 साल पिछड़ों की उपेक्षा की गई। इसी पर बात होती रही और इसी को मुद्दा बनाकर आज लोग समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। अब बात यादव और मुस्लिम से आगे बढ़ चुकी है अरुण। आप देखिए, बड़ा जो वोटर बैंक है, हिंदू वोटर बैंक, जिसको 80% माना जाता है लगभग उत्तर प्रदेश में, उसमें सेंधमारी शुरू हो गई है। ये पिछड़ा और ब्राह्मण, जिस तरीके से उन्होंने भगवान परशुराम का फरसा लगाया था अखिलेश यादव ने, ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की थी, इस सेंधमारी में यदि अखिलेश यादव कामयाब हो जाते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए 2022 का रण जीतना आसान नहीं होगा। संजीव, एक चीज और मैं आपसे समझना चाह रहा था, हालांकि पिछले जितने दिन से ये घटनाक्रम चल रहा है, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, एक चीज मुझे आप समझाएं थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के लिहाज से।
जब बीजेपी से कुछ विधायक छोड़ रहे हैं, मंत्री छोड़ रहे हैं, एक तरफ से तो इसे देखा जा सकता है कि नकारात्मक है बीजेपी के लिए, और चुनाव से पहले इस तरीके की भगदड़ मचना ये किसी भी दल के लिए अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी तरफ आला कमान दिल्ली में बैठा है, मैराथन बैठकें हो रही हैं, वो लिस्ट फाइनल करने में लगे हों, उधर से विधायक जो है निकल निकल कर भाग रहे हैं। तो क्या ये इसका एक पहलू ये भी हो सकता है क्या कि उन विधायकों को, मंत्रियों को लग गया था कि भैया आप परफॉर्मेंस के बेस पर नंबर कट रहे हैं और टिकट कट सकता है, तो पहले ही निकल करके दूसरी नैया पर सवार हो जाए? क्या एक पहलू ये भी हो सकता है? बिल्कुल अरुण, देखिए नेताओं के अपने स्वार्थ होते हैं। जहां तक स्वामी प्रसाद मौर्य का सवाल है, वो अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे और लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें वाजिब भाव नहीं दिया और यही वजह है कि उन्होंने रास्ता बदल दिया। इसके अलावा जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के धर्म सिंह सैनी हैं, हालांकि बड़े नेता माने जाते हैं, बहुजन समाज पार्टी में भी रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में 5 साल मिनिस्टर थे, वो भी लगातार अपनी सीट बदलने की कोशिश कर रहे थे। दारा सिंह चौहान पिछले 5 साल लगातार हमारी व्यक्तिगत उनसे बातें होती थी, उनका सिर्फ एक कहना था अरुण कि योगी सरकार के पास 2 तराजू थी, एक में ब्राह्मण और एक में ठाकुर। 2 लोग पूरे 5 साल बिठाए रहे, ब्राह्मण का पल्ला झुकता तो एक ठाकुर बिठा दिया जाता, ठाकुर का पल्ला झुकता तो एक ब्राह्मण बिठा दिया जाता। यानी कि पिछड़े जो नेता थे भारतीय जनता पार्टी में, उनमें एक अजीब तरीके का असंतोष था और वो असंतोष लगातार इंतजार कर रहे थे वाजिब समय का। और समय जब आया, जब उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लग गई, चुनावों का ऐलान हो गया, तब उनको लगा कि अब हम किसी अन्य दल में दूसरा रास्ता खोजें। बिल्कुल, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। संजय जी हमारे साथ कंचन द्विवेदी बीजेपी से वो भी जुड़ गए हैं, आस्था तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप दोनों का भी स्वागत है, कंचन जी, आस्था जी। पहले कंचन, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये क्या हो रहा है? बीजेपी आला कमान समझ नहीं पा रहा है, कोई परेशानी है, लोग निकल निकल कर जा रहे हैं, विधायक तो क्या मंत्री भी, ये परिस्थितियां क्या हैं? ये परिस्थितियां ऐसा कुछ नहीं है कि परिस्थितियों जैसा हो। बात ये है ना कि हमारे यहाँ पर अगर थोड़ी सी भी कोई कमी मिल जा रही है तो हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ पर कोई भी अक्षम्य, यानी कि थोड़ा सा भी क्षमा लायक कोई अगर है तो उसे क्षमा किया जाएगा। अगर उसने कोई ऐसा पॉइंट एक भी गलत कर दिया है जो कि जनता के खिलाफ हो, जो कि प्रदेश के खिलाफ हो, लोगों के खिलाफ हो, जब लोगों की सेवा नहीं हो रही हो और आप विधायक हो या फिर किसी पद में हो, तो फिर आपके होने का कोई मतलब नहीं है। तो शायद ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि आदरणीय मोदी जी कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो उनको कुछ समझ में आ रहा होगा। कंचन, क्या ये बात आप पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हैं? कंचन, आप एक राष्ट्रीय चैनल पर बैठी हैं और जो आप कह रही हैं, क्या पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हैं ये बात? क्योंकि जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी छोड़ी, तब आप ही के पार्टी के बड़े नेताओं को उनको मनाने में लगाया गया। यदि आप ये कह रही हैं कि वो अक्षम है, वो लगातार गलतियां कर रहे थे, तो फिर आपका पार्टी आला कमान उन्हें मनाने की कोशिश क्यों कर रहा है? क्या आपका आला कमान गलत है या आप सही हैं? आप पहले मेरे कहने का मतलब समझें कि अगर एक भी त्रुटि कहीं पर रह जा रही है तो अगर उनको समझाने की प्रक्रिया की जा रही है, क्योंकि लोग पहले यही समझते थे कि राजनीति उसे ही कहते हैं कि जो अपने ढर्रे में चलती रहे, जहां पब्लिक का ध्यान ना दिया जाए, जहां लोगों का ध्यान ना दिया जाए। मैं पुरानी पूर्ववर्ती सरकारों की बात कर रही हूँ, वहां पर ऐसे ही होता था, जो चल रहा है वो चलने दो। लेकिन मोदी जी के आने पर, आदरणीय योगी जी के आने पर बहुत कुछ चेंज हुआ है, बहुत कुछ बदला है, जो जनता के पक्ष में रहा है, जो लोगों के पक्ष में रहा है, इसलिए वो चीज बदली गई है और वो चीज लोगों को रास नहीं आती है। इसलिए अगर वो चीज रास नहीं आई तो बेशक बात है कि लोग जाएंगे। तो मैं खैर मैं उनके बारे में, स्वामी प्रसाद जी के बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकती, क्योंकि सारे आला कमान उनको बताने में और उनको समझने में लगे हुए हैं। उन्होंने हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम किया है, रोजगार के रूप में बहुत अच्छा काम किया है। श्रम विभाग उनके मंत्रालय में आता था, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उनकी क्या वजह है आज तक मुझे अभी तक समझ नहीं आई और मेरे पास आला कमान के द्वारा भी कोई भी ऐसी सूचना नहीं आई है। मैं उनकी बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। कंचन, लेकिन एक बात का जवाब मुझे लगता है कि आपको देना चाहिए। जितने भी मंत्रियों ने अभी तक छोड़ा है, तीनों मंत्रियों ने, हैट्रिक लग गई है 72 घंटे में, तीनों के इस्तीफे की कंसेप्ट जो राइटिंग है वो लगभग एक जैसी है। तीनों का आरोप यह है कि पिछड़ों की पिछले 5 साल योगी सरकार में उपेक्षा की गई है। कितना इत्तेफाक रखती हैं इस बात से आप?
नहीं संजू जी, मैं ऐसा नहीं कह सकती, क्योंकि पिछड़ों के लिए या फिर किसी भी अन्य कुछ जाति पाति तो हुई नहीं है ना हमारी पार्टी में, कभी नहीं हुई है। अगर आवाज मुसलमानों को भी मिला है, हिंदू को बेशक मिला है, तो मुसलमानों को भी मिला है। मैं फिरोजाबाद की बात करूं, एक सलीमा जी थी, उन्होंने 100 वर्ष जीने के लिए मोदी जी के लिए कहा, उनको आशीर्वाद दिया। तो इससे बेशक समझा जाता है कि हमारे यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं होता, क्योंकि उसमें ये छांट करके नहीं हुआ है। कोई भी योजना हो, आवास योजना हो, शौचालय योजना हो, और अन्य जितनी जो किसान सम्मान निधि हो, उसमें ये देख करके नहीं हुआ है कि नहीं जो कुतबाहा है उनको नहीं दिया जाएगा, या फिर जो हिंदू बड़े जात के उच्च लोग हैं उनको ही दिया जाएगा। ऐसा नहीं है। जो भी मिला है या जो भी आपके लिए, तो जनता के लिए पूरे काम हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी क्योंकि क्या निजी चीजें हैं, मैं वो लेकिन बिल्कुल नहीं कंचन, कह सकती, क्योंकि जब आप हमसे बात कर रही हैं, कंचन, जब आप हमसे बात कर रही हैं, आपके एक और कैबिनेट मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा अपना सरकारी आवास खाली कर रहे हैं। जी, मैं इस बारे में भी कोई बात आपसे नहीं बोल सकती, क्योंकि मुझे अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं आई है कि मैं इस बारे में बोलूं क्या। वो अपनी, ये हमारे घर का मैटर है, और घर में क्या हुआ है या वो किस वजह से नाराज है, वो क्यों संतुष्ट नहीं है, लेकिन घर ये की तो लड़ाई जब समझ सड़क पे के आ जाए हमारे फिर आला कहाँ घर कमान की समझ रहती है रहे कंचन होंगे। जी। कंचन जी, अब तो लड़ाई सड़क जी पे आ गई भाई। आपके कैबिनेट मंत्री रहे 5 साल स्वामी प्रसाद मौर्य है, कह रहे हैं कि पिछड़ों के बड़े नेता को तोप से उड़ा दूंगा। बताइए, इतनी नाराजगी है उनमें, आप कह रही हैं घर का जी जी मामला जी, है। वो थोड़ा सा क्रोध में है। अब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये तो बेशक वही बता सकते हैं कि हम्म उनमें इतनी ज्यादा नाराजगी कहाँ से आई, क्योंकि राजनीति है, और राजनीति में इतना हम्म ज्यादा भड़काऊ मुझे समझ नहीं आता। मैं बिल्कुल मौन हूँ इस बात पर कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हम्म हैं। बाकी अभी वो कहीं गए नहीं है, और अभी किसी भी पार्टी को उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। मैं चलिए, उन्हीं हमारे के साथ बयान को आस्था है बता रही हूँ। कंचन जी, ठीक है, आपके पास लौटेंगे। आस्था, आस्था, प्रियंका गांधी ने, कंचन जी आपके पास लौटेंगे, आस्था हमारे साथ हैं। आस्था, प्रियंका गांधी ने पिछले 5 सालों में जो माहौल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए बनाया, और अब चर्चा ये है कि आपकी लिस्ट भी आ चुकी है, पहली 50 महिलाओं को टिकट दिया गया है। जो वायदा किया था कि महिलाओं के टिकट की संख्या बढ़ाएगी कांग्रेस, वो वादा पूरा किया है। लेकिन इस 72 घंटे की भगदड़ में कांग्रेस कहां खड़ी है, कांग्रेस का फायदा नफा नुकसान क्या है इस पूरे मामले को लेकर। क्योंकि जिस तरीके की बातें हम पिछले 10 दिनों से कर रहे थे, 15 दिनों से कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में मुकाबला सपा और भाजपा के बीच है, वही लोगों की भगदड़ ने और लोगों के गंतव्य ने बता दिया कि ये बातें सही थी। कांग्रेस कहां खड़ी है? देखिए संजीव जी, अगर आप एक मिनट, मैं कह रही थी कि अगर आपको याद हो तो मैंने कल चर्चा जब हुई तो मैंने आपसे कहा था कि कांग्रेस को इस चीज से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा नेता कहाँ जा रहा है, और खास तौर से हमारी पार्टी का अगर कोई ऐसा नेता जो हमारे संघर्ष में नहीं खड़ा हो सकता और वो जा रहा है पार्टी छोड़ करके, तो हमने तो आपसे कहा था पहले चीज कि हम वो स्वतंत्र करते हैं कि वो जाना चाहते हैं तो वो बेशक जाए। बहुत दुख होता है हमें अगर हमारे पार्टी का कोई नेता छोड़ करके जाता है, मगर ये दुख इस चीज से कतई भी बड़ा नहीं है कि हम एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की उस सरकार के खिलाफ, जिस सरकार ने लगातार इस प्रदेश में नफरत फैलाने का काम किया, लगातार महिलाओं का उनके कार्यकाल में शोषण हुआ, लगातार युवाओं पर अत्याचार हुए, लगातार किसानों पर किया गया। तो उनकी लड़ाई से बड़ा वो दुख हमारे लिए नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि वो नेता सभी स्वतंत्र हैं जो हमारी इस लड़ाई में खड़े नहीं हो सकते। और चुनाव का समय है, जो नेता देखते हैं कि उनको लगता है कि उनको कहीं और मौका ज्यादा बेहतर मिल सकता है, वो बेशक इधर उधर अन्य पार्टियों में आ जा रहे हैं। उनका काम है, वो मौसमी कीड़े नहीं कहे जाते, उस तरीके से वो इधर उधर बाहर निकल के आ जाते हैं जैसे ही बारिश होने वाली होती, तो वही चल रहा है वहां पर। और उससे ज्यादा कोई भी गतिविधि को मैं नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा जरूरी है कोई एक्टिविटी उनकी। अरुण, जी शायद हमारी ऑडियो कट गई है और आप आलोक कपिल जी से सवाल ले सकते हैं। आलोक अरुण जी भी संजीव जी जुड़ गए हैं और हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं संजीव जी, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। अगर आपको मेरी आपको आवाज आ रही है संजीव जी? बिल्कुल आपकी आवाज भी आ रही है, आस्था जी आपकी भी आवाज आ रही है, सबकी आवाज आ रही है। आलोक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी से। आलोक जी आपका भी स्वागत है। ये जो भगदड़ मची बीजेपी में, और हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लिए काफी कुछ है, अभी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। कपिल सिंह है ये। तो ये चीज और आप समझाएं हमें कि किस तरीके से परिस्थितियां बन रही हैं।
देखिए, पहली बात तो ये कि मैं कपीश हूँ, आलोक नहीं हूँ और उसको पीसीआर से आप ठीक करा लें। कपीश श्रीवास्तव हूँ। चलिए, माफी चाहेंगे कपिल जी, माफी चाहेंगे। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आपका भी स्वागत करते हैं कपिल जी। तो आप ये बताएं हमें कि किस तरीके से परिस्थितियां बन रही समाजवादी पार्टी के लिए। देखिए, आपको याद होगा कि जब 2017 में योगी सरकार बनी थी और योगी जी ने शपथ ग्रहण किया और उसके बाद वो अपने आवास में आए थे, तो उन्होंने अपना रुख उसी समय साफ कर दिया था कि वो पिछड़ों के साथ नहीं है, क्योंकि पूरा गंगा जल से उन्होंने मुख्यमंत्री के आवास को धुला था। अब सारे पिछड़े मिल करके योगी आदित्यनाथ जी के लिए पुनः उस आवास को खाली कराएंगे और उसके बाद उसको गंगा जल से धोएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक संत और एक महंत ने कितना बड़ा अपमान हिंदू धर्म के लिए किया था, ये आपके सामने है कि ये दलितों को और पिछड़ों को अपना मानते ही नहीं है और हिंदू मानते ही नहीं है। आज जितने भी कैबिनेट के मिनिस्टर इनको छोड़ रहे हैं, उनका वही आरोप है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने डे ऑफ फर्स्ट से लगाई थी और सारी चीजें आपके सामने हैं। अब उसके बाद भी अगर किसी को ये लगता है कि उसकी सरकार बन रही है तो उसको बहुत बहुत मुबारक हो। और जिनको उन्होंने अपने साथ लिया था वो सारे कैबिनेट मिनिस्टर आज कहीं ना कहीं उपेक्षा के शिकार हुए, उनके समाज के लोग उपेक्षा के शिकार हुए और उसके बाद उस उपेक्षित हो करके उन्होंने दुखी मन से ये इस्तीफा योगी आदित्यनाथ जी के लिए दिया है। एक कारण और भी है संजीव भाई, क्योंकि कोई भी व्यक्ति डूबती हुई नैया का में सवार नहीं होना चाहता है कि छेद हो चुका है। और नैया के जो खवैया है वो क्षत्रिय व्यक्ति हैं, उन्होंने क्षत्रियवाद किया है पूरे समूचे उत्तर प्रदेश में। उन्होंने तो ब्राह्मणों के साथ भी रंजिश लिखी है और वो सामने रहा है। ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश का उनसे रूट है, कोई उनके साथ नहीं खड़ा है। ना अल्पसंख्यक समाज खड़ा है, ना ओबीसी खड़ा है, ना दलित खड़ा है, ना ब्राह्मण समाज खड़ा है। तो तमाम ऐसे समाज की मैं बात कर रहा हूँ जिनको उन्होंने जोड़ करके आपकी बातें सियासी हो सकती है। कपीश जी, सवाल तो लीजिए भैया। आप जितने मंत्री आपके खेमे में अभी तक गए हैं, उन तीनों मंत्रियों ने पिछड़ों की उपेक्षा का आरोप लगाया है, लेकिन हम जब योगी कैबिनेट को देखते हैं तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बड़े कद्दावर मिनिस्टर माने जाते हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पिछड़े समाज से आते हैं और उनका एक आज ट्वीट भी है, उस पर सवाल मैं लेना चाहता हूं आपसे। मैं चाहता हूं कि आप जवाब दें। उन्होंने कहा कि पी से भाजपा का मतलब पिछड़ों का विकास होता है और समाजवादी पार्टी के लिए पी से मतलब पिता पुत्र का विकास होता है। देखिए, इनके अल्फाबेट के खेल में मत जी। बहुत सीधी सी बात आप देखें कि केशव प्रसाद मौर्य जी डिप्टी मुख्यमंत्री बनाए गए और स्कूल पे बैठे थे वो योगी आदित्यनाथ जी के बगल, और आपने खुद देखा कि 4.5 साल लग गए उनके घर तक पहुंचते पहुंचते योगी आदित्यनाथ जी को। वो भी अगर आरएसएस का दबाव ना होता तो वहां तक नहीं पहुंचता। तो केशव प्रसाद मौर्य जी अपना भविष्य अगर भारतीय जनता पार्टी में देख रहे हैं तो स्टूल पे बैठ के देखें, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने अपना विजन साफ कर दिया है। जब एक मुख्यमंत्री उनकी कार के पीछे पैदल दौड़ रहा था और अब वो उत्तर प्रदेश से पैदल होने वाले हैं, इसका उन्होंने साफ अपना रुख अख्तियार कर दिया था और बता दिया था। आज इनके जितनी कैबिनेट के अंदर भगदड़ मची हुई है, उससे ये साफ है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, इनकी नैया डूब चुकी है। लेकिन कपीश जी, एक सवाल का जवाब और आपको देना चाहिए। कपीश जी, जब आपका परिवार या आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी तोड़ती थी आपके लोगों को, या देश में किसी भी विपक्ष की पार्टी के लोगों को अपनी पार्टी में लेती थी, तब आपका एक सुर में आरोप ये रहता था कि भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टियों के लोगों को तोड़ती है। आज जब आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समाजवादी पार्टी में ले रहे हैं, तब आप खुश हैं? देखिए संजीव कपासिया जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है और आपने अवसर दिया कि मैं इस पर अपनी बात रखूं। तो मैं आपको एक चीज कह रहा हूं, डबल इंजन की सरकार इनकी है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी, केंद्र के अंदर भी। सारी एजेंसीज इनके पास है। विश्व की सबसे अमीर पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और विश्व की सबसे गरीब पार्टी है समाजवादी पार्टी। तो आपके सामने मैं इसलिए ये सारी चीजें कह रहा हूं कि ये चीजें दो ही चीज के आधार पर तोड़ी जाती हैं। जो तोड़ने का आधार होता है वो सिर्फ दो होता है। एक तो ये कि अगर आप सत्ता में हैं तो आप तोता मैने का जो खेल है वो खेल करके आप प्रेशराइज कर सकते हैं, और दूसरी चीज ये है कि अगर आपके पास पैसे हैं
तो आप बहा सकते हैं, उसकी नदी खो सकते हैं, तमाम चीजें हैं। ठीक है, यहाँ तो हम सबसे गरीब पार्टी है। हाँ। हम सत्ता में नहीं है। हाँ। जो आ रहा है समाजवादी पार्टी तो संलयन की क्रिया कर रही है, जोड़ने की क्रिया कर रही है। तोड़े टूटा तो इनकी वजह से है, इन्होंने खुद उनको जो है उपेक्षित किया है और उस समाज को उपेक्षित किया। आज वो जब उनका समाज उनसे पूछता है कि कोविड काल में आप एक बेड नहीं दिला पाए मंत्री होकर के, तो आप किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में बने हुए हैं? चलिए ठीक तो है, ये सारी कंचन जी चीजें और हैं आस्था जी भी जिसका कुछ जवाब कहना उनको चाह रही देना है। पहले कंचन के पास आ रहे हैं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक बार कंचन कुछ कह दे। कंचन जी। अरुण जी, जैसे कि कपिल जी ने अभी बोला कि अगर मुख्यमंत्री जी वहां पहली दफा गए तो उन्होंने गंगा जल से छिड़काव करवाया, तो इसका मतलब है इन्होंने अभी जस्ट ऐसा बोल दिया कि अगर दलित गंगा जल को छू रहा है तो वो छूत हो रही है, जबकि हमें लगता है इन्होंने धार्मिक ग्रंथों में थोड़ा सा भी रुचि नहीं रखी है। गंगा जल जिसको भी छूता है वो भी पवित्र हो जाता है, और गंगा जल तो कभी अशुद्ध होता ही नहीं, गंगा कभी अपवित्र है ही नहीं। वो दरअसल कहना ये चाह रहे थे, बात तो आप भी समझ रही है कंचन, बात तो आप भी समझ रही है, वो कहना क्या चाह रहे हैं, वो कहना क्या चाह रहे हैं, बात तो आप भी समझ रहे हैं। ठीक है, आस्था तिवारी आप कुछ कहना चाह रही थी। आस्था, चले ठीक है, बारी बारी से कपीश जी, कंचन जी, आस्था कुछ कह रही है, आस्था की बात सुनिए। आस्था कुछ कह रही है, कपिल जी आस्था कुछ कह रही है, आस्था कुछ कह रही है। आस्था जी की आवाज सुन रहे महिलाओं को हैं। दिया जाएगा, तो आस्था आज जी। हमने पहली सूची में 40% महिलाओं को आरक्षण दिया। बहुत ही ज्यादा इस चीज को लेकर के आश्वस्त है कि जब महिलाएं वो जीत करके सदन में जाएंगी तो इस जो ब्रूटल सी सरकार है, जो असंवेदनशील सरकार मौजूद है, वो उसको ये बता पाएंगी कि वो महिलाओं के प्रति जो अत्याचार उनके कार्यकाल में हुआ है, वो महिलाएं भी बोलते हैं। आप कभी जी मानो मैं आपको गंगा का महत्व तो नहीं जानते, और आप पिछड़ों का भी आपने अपमान कर दिया है। हिंदुओं की आप बहुत कंफ्यूज हो गए कि गंगा के महत्व को लेकर के आप बेचारे कभी जी का सवाल ही नहीं समझ पाए, जिसको लेकर के आप तब से बातचीत कर रही हैं। कपिल, हालांकि कंचन जी भी समझ रही है कि कपिल जी कहना क्या चाह रहे थे, बस बात यह है कि उस बात की आप किस तरीके से प्रतिवार उस पर क्या जाए, समझ कंचन जी भी रही है कि वो कहना क्या चाह रहे थे। एक बात और कहूं, कंचन जी तेज तर्रार प्रवक्ता है, उन चीजों को कैसे घुमाना है बखूबी समझ रही है। कंचन जी बातों को घुमाने से बेहतर आप अपने परिवार भारतीय जनता पार्टी को एक सूत्र में बांधेंगी तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। कंचन जी, इस समय भगदड़ का माहौल है पूरी तरीके से। आप बताइए कि हमारा क्या एक सूत्र में नहीं है? मुख्यमंत्री, चलिए मैं इनकी बात कर लेती हूँ कपिल जी की, क्या मुख्यमंत्री ये सभी को बना देंगे? अखिलेश जी बन के देख लें क्या मुख्यमंत्री? हमारे यहाँ तो सारी चीजें टीमबद्ध होती है, हमारे यहाँ तो संगठनबद्ध होती है, और एक कार्यकर्ता के हिसाब से हर एक चीज का समीकरण होता है। कि अगर मुख्यमंत्री कोई बन रहा है तो फिर डिप्टी सीएम शर्मा बन रहे हैं, हमारे शर्मा जी डिप्टी सीएम है, और एक बात तो कंचन जी कोई भी अगर आपकी पार्टी से छोड़कर कंचन जी कोई भी अगर आपकी पार्टी से छोड़कर जा रहा हो, ऐसा तो है नहीं कि वो योगी जी की जगह लेना चाह रहा था इसलिए वो छोड़ करके चले गए हैं। आप कह रहे हैं कि अखिलेश के सिवा कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, तो यहाँ पर योगी जी के आप योगी जी की जगह किसी और का नाम अनाउंस करके तो देखें एक बार। मैं कपिल जी की बात कह रही हूँ ना कि वो बोल रहे हैं ना कि वो करके देख ले। ये हमारी पार्टी का डिसीजन है कि हमें क्या करना है, हमारे घर का मैटर। संजीव मैं चाहता हूँ संजीव आपसे चाहता हूँ कि चर्चा को कंक्लूड करें। आखिरी एक मिनट हमारे पास संजीव है, आखिरी 1 मिनट आप कंक्लूड करें चर्चा को। कि जिनको लेते जा रहे हैं क्या मुख्यमंत्री कंचन जी सवाल तो पूछने दीजिए। चलिए संजीव जी कुछ सवाल पूछ रहे हैं। कपिल जी, कंचन जी कोई बात नहीं, वो संजीव जी कुछ पूछ रहे हैं। संजीव जी कंचन जी जब कोरोना की उत्तर प्रदेश में सेकेंड वेव थी, उत्तर प्रदेश में तमाम लोगों की मौतें हुई, उस समय आप ही की पार्टी के बड़े नेताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी कि जिला प्रशासन उनकी सुनता नहीं है, ब्यूरोक्रेसी पूरी तरीके से बेलगाम है। तमाम विधायक पूरे 5 साल शिकायतें करते रहे कि उनके क्षेत्र का इंस्पेक्टर भी उनकी नहीं मानता है, नहीं सुनता है।
क्या ये वजह रही कि विधायकों में असंतोष था, मंत्रियों में असंतोष था? हमारे यहाँ पर हमारी ब्यूरोक्रेसी पार्टी पूरी में तरीके से गुंडागर्दी 5 किसी साल की नहीं आ भी चलेगी। रही है। हमारे यहाँ किसी के प्रति भी बचाव नहीं होता है, जैसा कि अखिलेश सरकार में होता है कि कोई भी आया अपना गुंडागर्दी करने के लिए मनमानी करने लगा, ये नहीं होता है। अखिलेश सरकार में अखिलेश जी तो क्या आप मानती हैं कि आपके जनप्रतिनिधि गुंडागर्दी को बढ़ावा देते हैं? मदद करने की मांग कंचन कर जी, रहे ये तो हैं। बड़ा आरोप और लगा रही हैं आप। कंचन जी, चलिए सर, जी आपको पता नहीं आप क्या कह रही हैं? देखिए, मुझे लगता है संजीव जी, मुझे लगता है कि समय है, अभी भारतीय जनता पार्टी के पास समय है। मुझे लगता है शायद इन बातों का है नहीं, और आपकी बात एकदम सही है कि अगर घर को बचाने की तैयारी अगर करें और पूरे तरीके से उस पर ध्यान दिया जाए तो ज्यादा बेहतर हो सकता है। नतीजा हो सकता है कुछ और हो जाए या फिर माहौल विपरीत भी हो जाए। परिस्थितियां जो कह रही हैं उसके अनुसार अभी कुछ कहना अभी नहीं होगा और आने वाला समय कुछ और भी इशारे कर सकता है। आप सभी का बहुत शुक्रिया, संजीव जी, कंचन जी, आलोक जी, आशा तिवारी, आप सभी का शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। तो ये अब उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से आने वाला समय किस तरफ और घूमेगा? क्या यही उठापटक, यही भागम भाग हावी रहेगी? मुद्दे क्या इसी भागम भाग के नीचे दब जाएंगे, इसी भगदड़ में कहीं रौंद दिए जाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। आने वाला समय इन्हीं सवालों पर नजर रखने का है। नजर हमारी बनी हुई है, आप भी नजर बनाएं खबरफास्ट पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।